एक लड़की को मारकर उसे निर्वस्त्र करके पूरे सिटी में उसकी परेड करवाई जाती है। छोटे छोटे बच्चों के सिर काटकर उन्हें फेंक दिया जाता है। ऐसे कई सारे वीडियोस और फोटोज आपने आए दिन देखे होंगे। और यही सब हमें इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच की दुश्मनी दिखाते हैं। पर क्या राज है इस दुश्मनी का? दोस्तों, वीडियो खत्म होने के बाद आप खुद तय कर पाओगे कि इसमें पैलेस्टीन और इजराइल में से आखिर गलती किसकी है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। इतिहास से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ हम यहाँ पर जानेंगे, जिससे कि आप सही तरीके से आपके ओपिनियन बना पाओ, क्योंकि आपके ओपिनियन डिफरेंस क्रिएट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एमएम अकेडमी ऐप के बारे में आपको बताना चाहता हूं। अगर आप यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड जरूर कीजिए, क्योंकि यहां पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलते हैं जो आपको एग्जाम में काफी ज्यादा फायदा दिलाते हैं। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं कि आजकल ऑनलाइन की दुनिया में इतना मटेरियल अवेलेबल है कि दो तरीके के मटेरियल में हम उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है, और एक वो जो आपको गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है, आपको कौन सा सोर्स चूज करना है। तो इसीलिए एमएम अकेडमी ऐप पर आपको ऑथेंटिक कोर्सेज देखने को मिलते हैं, और कोई बकवास नहीं, सीधी बात देखने को मिलती है जो कि सिलेबस ओरिएंटेड है। तो इसलिए डाउनलोड कीजिए एमएम अकेडमी ऐप। जीएस 1 2 3 4 मतलब एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड व्हाट नॉट, सारे ही कोर्सेस यहां पर अवेलेबल है। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है लोएस्ट प्राइजेस पर। इतने कम प्राइस है कि इतना हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट और कहीं पर भी अगर आपको इससे कम प्राइस में देखने को मिले तो मैं आपको उस कोर्स की फी पे करके दूंगा। तो इसलिए डाउनलोड कीजिए एमएम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों, इजराइल और पैलेस्टीन की कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए सबसे पहले हम ज्योग्राफिकली पैलेस्टीन और इजराइल कहां पर है, किस तरीके से है, ये समझ लेते हैं। तो दोस्तों, भारत से वेस्ट की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है इजराइल, और जो ग्रीन में आपको नजर आ रहा है वो है पैलेस्टीन। पैलेस्टीन भी दो हिस्सों में हमें देखने को मिलता है, एक है वेस्ट बैंक और दूसरा है गाजा स्ट्रिप। अब दोस्तों, वेस्ट बैंक में भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर इजराइल का कंट्रोल है, और कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर पैलेस्टीन गवर्नमेंट का कंट्रोल है। और गाजा स्ट्रिप वो हिस्सा है जहां पर एक हमास ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है और कई सारे देशों ने उसे टेररिस्ट करार किया हुआ है, उसका कंट्रोल है। वेस्ट में हमें मेडिटेरियन देखने को मिलता है, ऊपर लेबनान है, बाजू में सीरिया है, बाद में जॉर्डन और इजिप्ट हमें देखने को मिलते हैं। अब ज्योग्राफी आपको अच्छे समझ में आ गई है, तो चलिए अब हिस्ट्री में बढ़ते हैं। दोस्तों, ये कॉन्फ्लिक्ट ज्योग्राफिकल से ज्यादा रिलीजियस है, और इसीलिए इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें रिलीजन के ओरिजिन को भी समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, यहाँ पर हमें तीन मेजर रिलीजन देखने को मिलते हैं। एक है यहूदी मतलब ज्यूज, दूसरे क्रिश्चियनिटी, और तीसरी है इस्लाम। तो चलिए चलते हैं हम 1047 बीसी में, जब यहाँ किंगडम ऑफ इजराइल हुआ करता था, जिसे सोलोमन रूल किया करते थे, जिसकी कैपिटल थी जेरूसलम, जहाँ किंग सोलोमन ने ज्यूज का फर्स्ट टेम्पल बनवाया था, जिसका नाम था टेम्पल माउंट। जिसके बाद किंगडम ऑफ इजराइल पर कई अटैक हुए, जिसमें सबसे बड़ा 586 बीसी में बेबीलोन का अटैक था, जो फर्स्ट टेम्पल को भी तोड़ देते हैं, और कई सारे ज्यूज किंगडम ऑफ इजराइल से पलायन करते हैं। इनफैक्ट ये पहली बार था जब ज्यूज का भारत में आगमन होता है। फिर 539 बीसी के आसपास पर्शियन रूल करने के लिए आते हैं। अब पर्शियंस थोड़े लिबरल थे, और इसीलिए जो टेम्पल तुड़वाया गया था उसे फिर से बनाते हैं, और ये बन जाता है सेकंड टेम्पल। अब दोस्तों, यहूदी यानी कि ज्यूज का बुरा हाल तब शुरू होता है जब यहाँ रोमन्स रूल करने के लिए आते हैं, लगभग 63 बीसी के आसपास। मगर स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो रोमन्स काफी लिबरल तरीके से बर्ताव करते हैं। इनफैक्ट जो ज्यूज है उन्हें एक ऑटोनोमस प्रोविंस भी ऑफर की जाती है। फिर उसके बाद एक यहूदी फैमिली में जीसस का जन्म होता है, और जीसस यहूदी धर्म में कुछ परिवर्तन लेकर आते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर भी जो गौतम बुद्ध है, उन्होंने हिंदू धर्म में कुछ परिवर्तन लेकर आए, जिससे कि हमें बुद्धिज्म देखने को मिला। सेम उसी तरह जो जीसस है वो भी जो यहूदी धर्म है उसमें कुछ परिवर्तन लेकर आते हैं, और आगे जाकर यही जो धर्म है वो क्रिश्चियनिटी कहलाता है। लेकिन स्टार्टिंग में जो जीसस है वो एक्चुअल में कोई नया धर्म नहीं बनाना चाहते थे, और इसी वजह से जो जीसस है वो बेसिकली जेरूसलम टेम्पल में आते हैं, और वहां वो देखते हैं कि जो मर्चेंट्स हैं उन्होंने उस टेम्पल पर कब्जा किया हुआ है। और वो मर्चेंट्स को, क्योंकि
जीसस जो है उनकी काफ़ी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ जाती है, उनके जो चमत्कार है उसकी वजह से काफ़ी फॉलोअर्स उनके बन जाते हैं और उनके फॉलोअर्स के साथ मिलकर जो टेम्पल है उसमें जो मर्चेंट्स का राज था उन्हें वो बाहर खदेड़ देते हैं। अब ऑब्वियस है कि जो मर्चेंट्स अगर टेम्पल पर कब्जा करके बैठे हुए हैं तो उन्हें और प्रीस्ट को ये पसंद नहीं आएगा, और होता यही है कि जो टेम्पल में प्रीस्ट थे उन्हें ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वो नाराज होने की वजह से जीसस को सलीब पर चढ़ा देते हैं। अब यहीं से फर्स्ट रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, क्योंकि यहां पर जो क्रिश्चियंस है, मतलब सिर्फ जेरूसलम के ही नहीं बाकी दुनिया के भी जो क्रिश्चियंस है वो यहाँ पर ज्यूज से नफरत करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ज्यूज ने उनके जीसस को सलीब पर टंगाया, यानी कि उनकी हत्या की। फिर रोमन राज में यहूदियों को भगा दिया जाता है, उनकी हालत बद से बदतर होती जाती है और वो आसपास जो यूरोपियन देश है वहां पर अपना पलायन करते हैं। और ये जो किंगडम ऑफ इजराइल था इस एरिया को नाम दिया जाता है पैलेस्टीन। रुकिए रुकिए, अभी अपना कोई ओपिनियन मत बनाइए। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये जो जमीन है ये तो सबसे पहले यहूदियों की थी जिन्हें यहाँ से भगा दिया गया था, तो अब वो अपनी जमीन पर ही कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर गलत क्या है। जैसा मैंने आपको कहा कि वीडियो खत्म होने तक आपके पास एक ओपिनियन तो जरूर रहेगा कि कौन सही है और कौन गलत। यहाँ पर बेसिकली अगर हम देखें तो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट दो धर्मों में देखने को मिल रहा है, ज्यूज यहूदी और क्रिश्चियनिटी। यहां पर अब तक इस्लाम जो है वो आया ही नहीं है। तो अब 570 एडी के आसपास शुरुआत होती है इस्लाम की। दोस्तों इस्लाम जो है उसकी शुरुआत तो हमें सऊदी अरेबिया के पास देखने को मिलती है, लेकिन इसका विस्तार काफी तेजी से होता है। 640 एडी के आसपास जो मोहम्मद पैगंबर है उनके ससुर यानी कि उमर ये खलीफा यानी कि लीडर बनते हैं और जेरूसलम को कॉन्कर करते हैं। तो क्या अब शुरुआत होती है इस्लाम और ज्यूज के बीच में लड़ाई की? जी नहीं। स्टार्टिंग में तो जो इस्लाम है, जो मुस्लिम्स है, वो काफी लिबरल रहते हैं यहूदियों के लिए, इनफैक्ट उनको आकर बसने भी देते हैं। उसके बाद ऑटोमन एम्पायर आता है और जो पैलेस्टीन है वो बेसिकली इसी का पार्ट था जहां अरब्स रहा करते थे। तो एट प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि अब जो पैलेस्टीन है वहां पर इस्लाम रूल आ चुका है। जो यहूदी है उनको पैलेस्टीन में कोई समस्या नहीं हो रही है, लेकिन 1900s के आसपास जो यूरोपियन देश में अलग अलग देशों में जो यहूदी बस चुके थे वहां पर उनके साथ अत्याचार शुरू हो जाते हैं, उनको अलग अलग जगहों से मारा जाता है। और इसी वजह से उस दौरान यहूदियों की एक मूवमेंट चलती है जिसका नाम था जियोनिज्म, जिसके चलते यहूदी उनके रहने के लिए एक सुरक्षित जगह की मांग करते हैं। और उसके बाद आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जहां पर ब्रिटिशर्स ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट में लड़ रहे होते हैं और उन्हें किसी भी तरीके से ऑटोमन एम्पायर को हराना होता है। अब यहां पर देखिए ब्रिटिशर्स किस तरीके से अपनी चाल चलते हैं। ब्रिटिशर्स ये देखते हैं कि यहूदी अपने जो अलग अलग यूरोपियन देशों में रह रहे हैं वो अपने रहने के लिए एक जगह मांग रहे हैं और उनका अगर साथ मिल जाए तो ऑटोमन एम्पायर को वो बिल्कुल हरा सकते हैं। लेकिन वो ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ उनका साथ क्यों देंगे? क्योंकि यहूदियों के रहने के लिए जो किंगडम ऑफ इजराइल है उससे बेटर जगह कौन सी हो सकती है। और जो किंगडम ऑफ इजराइल जो अब पैलेस्टीन बन चुका है वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में है, और इसीलिए ब्रिटिशर्स ये कहते हैं कि आपको हम आपके जगह पर, मतलब जो पैलेस्टीन है वहां पर दोबारा भेज देंगे अगर आप हमारा साथ देते हैं ऑटोमन एम्पायर को हराने में। इसी तरीके का डिवाइड एंड रूल हमें भारत में भी देखने को मिला था, है ना। तो 1909 में जिस तरीके से भारत में ब्रिटिशर्स के द्वारा एक सेपरेट इलेक्टोरेट लाया जाता है, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है, वहीं से एक बीज बोई जाती है हिंदू और मुस्लिम के खिलाफ भारत में, उसी तरीके से ज्यूज और मुस्लिम्स के अगेंस्ट में भी बीज यहीं से बोई जाती है। और यही बॉलफोर्ड डिक्लेरेशन के चलते यहूदी जमकर ब्रिटिशर्स का साथ देते हैं और फाइनली ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। तो क्या अब यहूदियों को उनकी जमीन मिल गई? जी नहीं, ब्रिटिशर्स इतने भी अच्छे नहीं थे। ब्रिटिशर्स ने जो पैलेस्टीन है उसको अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन जो यहूदी है उनका अलग अलग यूरोपियन देशों से पैलेस्टीन में जाना शुरू हो चुका होता है। फिर उसके बाद जर्मनी का हिटलर वो कुछ ऐसा करता है जिससे यहूदियों की रूह कांप जाती है, होलोकॉस्ट होता है, और इससे डरकर बचे हुए यहूदी बड़ी संख्या में पैलेस्टीन में आकर रहना शुरू करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, जिसके बाद ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ जाता है कि अब पैलेस्टीन को हम अपने कब्जे में नहीं रख सकते हैं, और इसीलिए पैलेस्टीन को वो छोड़कर चले जाते हैं। और यहाँ पर जो ज्यूज है उनकी भी अच्छी खासी पॉपुलेशन हो चुकी होती है, और इसी वजह से जो यूनाइटेड नेशंस है, याद है ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस बना था, तो यूनाइटेड नेशंस 2 स्टेट पॉलिसी अपनाता है, जिसमें इतना हिस्सा इजराइल ज्यूज के ताबे में, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप पैलेस्टीन के ताबे में, और जेरूसलम को खुद के अंडर में रखता है। अब ऑब्वियस है कि अरब्स को ये चीज पसंद नहीं आती है, और इसीलिए जो आजू बाजू के अरब नेशंस थे वो इजराइल पर अटैक करते हैं।
और यहाँ पर इजराइल जीत जाता है और इसी तरह इजराइल अपनी ताकत और एरिया दोनों ही बढ़ा देता है। 1964 में पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनती है, पर अब तक इजराइल काफी इलाका अपने अंडर में ले चुका होता है। मतलब अब जो अरब्स जो यहाँ रह रहे थे वो इजराइल की मर्जी पर आ जाते हैं। तो क्या आपको अब तक की स्टोरी समझ में आ गई? मतलब यहूदी जो पहले अपने घर में रह रहे थे उन्हें निकाल देते हैं और फिर उसके बाद वो वापिस आना शुरू करते हैं, तब वहां पर अरब्स रह रहे होते हैं, मतलब मुस्लिम्स रह रहे होते हैं। और अब वो मुस्लिम जो रह रहे हैं वहां पर अपनी जमीन कब्जा लेते हैं और अब मुस्लिम जो उन्हें लग रहा था कि वो उनकी जमीन है, वहां से वो अपने ही घर से बेदखल हो जाते हैं और अब मुस्लिम्स अपना घर दोबारा वापिस लेने के लिए लड़ाई करते हैं। जी हाँ, अब शुरू होती है इंतफादा की, मतलब इजराइल के खिलाफ पैलेस्टीन की अपराइजिंग। 1987 में गाजा स्ट्रिप में इजरायली ट्रक कुछ पैलेस्टीन वर्कर्स को ले जा रहे वैन से कोलाइड होती है और फर्स्ट अपराइजिंग या इंतफादा की शुरुआत होती है। प्रोटेस्ट वेस्ट बैंक तक पहुंच जाते हैं और इसी से हमास का भी जन्म होता है, जो कि एक मिलिटेंट ग्रुप है इजराइल ऑक्यूपेशन के खिलाफ। इसमें माना जाता है कि 1000 पैलेस्टीनियन की डेथ हुई थी, जिसमें 237 बच्चे भी शामिल थे। और ये जो फर्स्ट इंतफादा है ये ऑस्लो अकॉर्ड साइन करने के बाद 1993 में खत्म होता है और यहीं से पैलेस्टीन अथॉरिटी PA का भी फॉर्मेशन होता है, जो कि एक इंटरिम गवर्नमेंट थी जिसे लिमिटेड सेल्फ रूल दिया गया था वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप के आसपास। फिर उसके बाद सेकेंड इंतफादा शुरुआत होती है सितंबर 28, 2000 से, जहां पर वाइड स्प्रेड आर्म अपराइजिंग भी हमें देखने को मिलती है। इसके चलते पैलेस्टीनियन इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को इजराइल काफी बुरी तरीके से डैमेज करता है और इसी के साथ साथ इजराइल अब पैलेस्टीनियन टेरिटरी में इलीगल ऑक्यूपेशन भी करता है। मतलब जो इजरायली लोग थे उन्हें पैसे दिए जाते हैं जिससे कि वो पैलेस्टीनियन टेरिटरी में जाकर रहना शुरू करें। 2005 में पैलेस्टीन फर्स्ट टाइम जनरल इलेक्शन में वोट करते हैं, हमास मेजोरिटी में जीतता है। मगर यहाँ पर जो पैलेस्टाइन अथॉरिटी की मेन पार्टी थी फतेह, उसके और हमास के बीच में लड़ाई हो जाती है और हमास फतेह को गाजा स्ट्रिप से बाहर फेंक देता है। अब हमास को कई देशों ने टेररिस्ट करार किया हुआ है। हमास का मकसद है इजराइल को खत्म करना। अब जो हमास है वो ईरान के सपोर्ट के साथ कई बार जो इजराइल है उस पर रॉकेट लॉन्च करता रहता है। अब ईरान क्या कर रहा है इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि काफ़ी बड़ा वो मैटर चला जाएगा। लेकिन शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो ईरान हमास को सपोर्ट करता है इजराइल के अगेंस्ट में और इसीलिए जो भी आर्म्स, एनिमेशंस, रॉकेट्स है वो सब देने का काम यहाँ पर ईरान जो है उसके थ्रू होता है। तो हमास यहाँ पर अटैक करता रहता है, लेकिन जो इजराइल है उसके पास एक आयरन डोम है जिसके चलते जो रॉकेट फेंके जाते हैं हमास की तरफ से, आयरन डोम है उसे खत्म कर देता है। अगर अभी हाल ही में जो गाजा है वहां से हमास ने 5000 से ज्यादा रॉकेट एक साथ लॉन्च किए और इजराइल इस चीज के लिए तैयार नहीं था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा हानि इजराइल और इजराइल के लोगों को हुई। इसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ एक खतरनाक ऑपरेशन लॉन्च किया। दोस्तों ये है पूरी रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट की कहानी। अब आपका ओपिनियन क्या है इस पर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपको कौन सही लगता है और कौन गलत लगता है ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए फॉलो कीजिए मयूर मोगरे यूट्यूब चैनल को और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और MM Academy ऐप भी डाउनलोड जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।